क्या रामायण सिर्फ एक कहानी है, मतलब जो हम पीढ़ियों से सुनते आ रहे हैं? या फिर इसके पन्नों में वाकई हजारों साल पुराना कुछ वैज्ञानिक, कुछ ऐतिहासिक सच छुपा है? हाँ, ये सवाल बहुत बड़ा है। आज हम इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। कुछ ऐसे पहलू खंगालेंगे जो शायद आमतौर पर चर्चा में नहीं आते हैं। बिल्कुल। और इसके लिए हम एक दिलचस्प बातचीत को आधार बना रहे हैं। कौन सी? वो YouTube पर रणवीर अल्लाबादिया के चैनल पर नीलेश ओक के साथ एक चर्चा हुई थी। अच्छा, नीलेश ओक, हाँ सुना है मैंने। हाँ, तो नीलेश ओक ने रामायण के समय और उस युग के भूगोल पर आप कह सकते हैं काफी गहरा शोध किया है। तो उसके कुछ मुख्य बिंदु हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, मतलब सिर्फ कथा सुनने से आगे बढ़कर ये देखना कि भाई खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी, भूविज्ञान, हाँ, और यहाँ तक कि जेनेटिक्स जैसे जो आधुनिक विज्ञान है, बिल्कुल, ज्ञान हमें अतीत की कोई नई, शायद ज्यादा साफ तस्वीर दिखा सकते हैं। और अक्सर ये नई तस्वीर हमारी पुरानी धारणाओं से मेल नहीं खाती। हाँ, ये तो होता है। एक मनोवैज्ञानिक टर्म है कॉग्निटिव डिसोनेंस। कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या मतलब? मतलब जब कोई नई जानकारी हमारे मन में बैठी पुरानी बातों या विश्वासों को चुनौती देती है तो उसे तुरंत स्वीकार करना मुश्किल होता है। अच्छा, जैसे रामायण या महाभारत को सिर्फ पौराणिक कथा मान लेना। एग्जैक्टली ये सोच काफी आम है कि नहीं? हाँ, बहुत आम है। लेकिन क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी? शायद कुछ 100 साल पहले तक भारत में कोई ये सवाल नहीं पूछता था कि रामायण इतिहास है या कल्पना। तो ये बदलाव कब आया? ये औपनिवेशिक काल में, मतलब ब्रिटिश राज के दौरान सोच बदलने की कोशिश हुई। अच्छा। खासकर मैकाले की जो शिक्षा नीति थी, उसने एक तरह से ये सिखाया कि भाई भारत का इतिहास बहुत पुराना या गौरवशाली नहीं है, हमारे ग्रंथ बस कहानियां हैं। इसका मकसद क्या था? मकसद शायद यही था कि लोगों में अपनी ही संस्कृति को लेकर एक हीन भावना पैदा की जाए ताकि वे मानसिक रूप से गुलामी स्वीकार कर लें। और इसका असर आज भी कहीं ना कहीं दिखता है शायद। हाँ, बिल्कुल दिखता है। इतिहास जानने का एक स्थापित तरीका तो पुरातत्व यानी आर्कियोलॉजी है। भाई खुदाई करो, सबूत खोजो, पर इसकी अपनी सीमाएं हैं, है ना? बिल्कुल है। पहली बात तो पूरी धरती तो खोद नहीं सकते आप। सही बात है। दूसरी, समय के साथ ज्यादातर चीजें जैसे कपड़े, लकड़ी, पांडुलिपियां वो तो नष्ट हो जाती हैं। बचती क्या है? पत्थर या धातु की बनी चीजें, वो भी अगर मिल गई तो। और एक और बात आप कह रहे थे। हाँ, एक सोच है जिसे लॉजिकल पॉजिटिविज्म कहते हैं। लॉजिकल पॉजिटिविज्म? हाँ, ये मानना कि अगर किसी चीज का सबूत आज हमें नहीं मिला तो वो चीज कभी थी ही नहीं या मिलेगी ही नहीं। अच्छा, ये वैज्ञानिक खोज के रास्ते में एक रुकावट बन सकती है कि नहीं? हाँ, ये तो है। अगर हम मान लें कि सबूत नहीं है तो मिलेगा भी नहीं, तो फिर खोजेंगे क्यों? बिल्कुल। तो फिर इतिहास को, खासकर इतने पुराने समय को समझने का और क्या तरीका है? अगर सिर्फ खुदाई काफी नहीं है तो? यहीं पर नीलेश ओक जैसे शोधकर्ता एक अलग रास्ता अपनाते हैं। क्या? वे सिर्फ खुदाई पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि कई अलग अलग ज्ञान क्षेत्रों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे खगोल विज्ञान, मतलब आकाश के तारों और ग्रहों की चाल का अध्ययन। ठीक है। भूविज्ञान, धरती की बनावट और उसमें आए बदलावों का अध्ययन। जेनेटिक्स, हमारे जीन्स में छुपी जानकारी। अरे वाह, जेनेटिक्स भी? हाँ, और साथ ही जो मूल ग्रंथ हैं जैसे वाल्मीकि रामायण, उनका भाषा के स्तर पर विश्लेषण। अच्छा। इन सबको मिलाकर एक बड़ी तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो इस मल्टीडिसिप्लिनरी यानी कई ज्ञान क्षेत्रों को मिलाकर किए गए शोध से रामायण का समय क्या निकल कर आता है, ये सबसे बड़ा सवाल है मुझे लगता है। हाँ, और जो दावा किया जा रहा है वो काफी चौंकाने वाला है। क्या? कितना पुराना? शोध के अनुसार रामायण का युद्ध आज से लगभग 14,234 साल पहले। 14,000 साल? हाँ, यानी 12,209 ईसा पूर्व BCE। बाप रे! और श्री राम का जन्म 29 नवंबर 12,240 ईसा पूर्व बताया गया है। तो मतलब युद्ध के समय उनकी उम्र? लगभग 31 साल, करीब 31 साल। हाँ, सीता और लक्ष्मण भी लगभग इसी उम्र के थे। 14,000 साल से भी ज्यादा। ये तो मतलब आमतौर पे जो सोचते हैं हम, उससे तो बहुत ही ज्यादा पीछे है। बहुत पीछे। इस नतीजे पर पहुंचा कैसे गया है? आपने खगोल विज्ञान का जिक्र किया था। हाँ, इसका मुख्य आधार कह सकते हैं खगोल विज्ञान ही है। कैसे? देखिए, वाल्मीकि रामायण में ग्रहों, नक्षत्रों, सूर्य और चंद्रमा की स्थितियों के 600 से भी ज्यादा वर्णन मिलते हैं। 600 से ज्यादा? हाँ, ये वर्णन उस खास समय के आकाश का एक तरह से स्नैपशॉट जैसा है। अच्छा। और ये साफ कर दें कि ये वो भविष्य बताने वाली ज्योतिष विद्या नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ। ये ज्योतिष नहीं, ये एस्ट्रोनॉमी है। ठीक है। खगोलीय गणनाओं से समय का पता लगाने का विज्ञान।
इसे समझने के लिए पृथ्वी की चाल को जानना जरूरी है। मतलब? वो रोज घूमना और साल में चक्कर लगाना। हाँ, वो तो है ही। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी रोज अपनी धुरी पर घूमती है और साल में सूरज का चक्कर लगाती है। हाँ। लेकिन पृथ्वी की कुछ और चालें भी हैं जो बहुत धीरे धीरे हजारों सालों में पूरी होती हैं। अच्छा। जैसे वो कहते हैं लट्टू की तरह घूमना। हाँ बिल्कुल वही। सोचिए, पृथ्वी की धुरी एकदम सीधी नहीं है, थोड़ी झुकी हुई है। हाँ, करीब 23-23.5 डिग्री। हाँ। इस एक चक्कर को पूरा करने में करीब 26,000 साल लगते हैं। 26,000 साल। हाँ, इसे संपात चलन या प्रीसेशन ऑफ द इक्विनॉक्सेस कहते हैं। बाप रे, 26,000 साल में एक चक्कर। अच्छा, तो इस धीमी चाल का रामायण के समय से क्या लेना देना? इसका सीधा असर इस बात पर पड़ता है कि हमें आसमान में तारे कहाँ दिखते हैं। ओके। सबसे बड़ा उदाहरण है ध्रुव तारा यानी नॉर्थ स्टार। हाँ, जो उत्तर में स्थिर दिखता है। हाँ, आज जो तारा हमें उत्तर दिशा में स्थिर दिखता है वो है पोलैरिस। ओके। लेकिन इस 26,000 साल के चक्कर के कारण हमेशा यही तारा ध्रुव तारा नहीं रहा है। अच्छा। तो बदलता रहता है। हाँ, हजारों सालों में बदलता है। तो रामायण के समय ध्रुव तारा कौन सा था? यही बात दिलचस्प हो जाती है। देखिए, महाभारत काल जो लगभग 5561 ईसा पूर्व का माना जाता है, उस समय कोई चमकीला तारा ठीक उत्तरी ध्रुव की सीध में नहीं था। और मजे की बात, महाभारत में किसी ध्रुव तारे का जिक्र है भी नहीं। अच्छा, ये तो नोट करने वाली बात है। हाँ, लेकिन वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में साफ लिखा है कि उस समय ब्रह्म राशि नाम का तारा समूह ध्रुव की स्थिति में था। ब्रह्म राशि? हाँ, खगोल विज्ञान बताता है कि ब्रह्म राशि का मुख्य तारा वेगा है और वेगा लगभग 12,000 ईसा पूर्व के आसपास उत्तरी ध्रुव के सबसे करीब था। तो ये तो सीधा मैच हो गया। बिल्कुल, रामायण का लिखित वर्णन उस समय की वास्तविक आसमानी स्थिति से एकदम मेल खाता है। गजब। और सिर्फ इतना ही नहीं, रामायण में यह भी वर्णन है कि जब उत्तर में ब्रह्मराशि ध्रुव था, तब दक्षिण में अगस्त्य तारा कैनोपस दक्षिणी ध्रुव की स्थिति में था। दक्षिण में भी ध्रुव तारा? हाँ, उस समय था। और ये खगोलीय स्थिति भी उसी समय से, मतलब लगभग 12,000 BCE से मेल खाती है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। आकाश की स्थिति से समय का इतना सटीक अंदाजा लगाना कमाल है। एक और पुख्ता सबूत है। क्या? श्री राम का जन्म चैत्र महीने में हुआ था, ये तो सब जानते हैं। हाँ, रामनवमी। बिल्कुल। आज भारत में चैत्र का महीना कौन सी ऋतु में आता है? वसंत, स्प्रिंग। सही। लेकिन वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि राम के जन्म के समय शरद ऋतु थी, ऑटम। क्या बात कर रहे हैं? चैत्र में शरद ऋतु, ये कैसे हो सकता है? ये भी उसी 26,000 साल वाले चक्र का असर है। अच्छा, कैसे? हाँ, पृथ्वी की धुरी का वो जो धीमा घुमाव है ना, जिसे प्रोसेशन कहते हैं, वो ना सिर्फ ध्रुव तारा बदलता है, बल्कि हजारों सालों में मौसमों के आने का समय भी बदल देता है। ओह। तो आज से 14,000 साल पहले चैत्र का महीना दरअसल शरद ऋतु में पड़ता था। ये तो मतलब सारे खगोलीय सबूत एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। हाँ, ये सारे खगोलीय सबूत एक साथ रामायण को लगभग 12,000 ईसा पूर्व के आसपास रखते हैं। ठीक है, तो आसमान के सबूत तो एक खास समय की ओर इशारा कर रहे हैं। अब जरा जमीन पर आते हैं। उस समय के भूगोल के बारे में भी रामायण से कुछ पता चलता है? हाँ, बहुत कुछ पता चलता है। किष्किंधा कांड याद कीजिए। किष्किंधा कांड, हाँ, जब सुग्रीव वानरों को सीता जी की खोज में भेजते हैं। बिल्कुल। जब सुग्रीव वानर टोलियों को दुनिया के अलग अलग दिशाओं में भेजते हैं, तो वो उन दिशाओं का बड़ा विस्तृत ब्यौरा देते हैं। कितना विस्तृत? क्या सिर्फ भारत और आसपास के इलाकों का? नहीं, उनका ज्ञान ऐसा लगता है आज के दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वतों से लेकर यूरोप के आल्प्स तक फैला हुआ था। सच में? दक्षिण अमेरिका? हाँ, वो उत्तर में एक बर्फीले सागर का जिक्र करते हैं, उत्तर पयासाम निधि, शायद आर्कटिक सागर। एक ऐसी जगह का भी जिक्र है जहां कई महीनों तक सूरज नहीं दिखता, असूरिया नाम देश। अच्छा। जो शायद ध्रुवीय इलाकों की बात हो, जहां ऑरोरा बोरियालिस दिखता है। ये तो कमाल है। आज से 14,000 साल पहले दुनिया के भूगोल की इतनी डिटेल जानकारी। और ये जानकारी उस समय की असलियत से मेल खाती है। कैसे? सुग्रीव उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के आगे कुछ न होने की बात करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय आखिरी हिमयुग आइस एज अपने चरम पर था, या बस खत्म हो रहा था। ओह। और ये इलाके बर्फ की मोटी मोटी चादरों से ढके थे। वहां जाना या रहना संभव ही नहीं था। सही बात है। तो सुग्रीव का वर्णन उस समय के क्लाइमेट से मैच करता है। एग्जैक्टली। और सबसे चर्चित सवाल, लंका कहाँ थी? क्या वो आज का श्रीलंका है? इस पर क्या कहता है ये शोध? इस शोध के अनुसार रावण की लंका आज का श्रीलंका नहीं थी। नहीं थी? तो फिर कहाँ थी? प्राचीन भारतीय खगोल विज्ञान और ग्रंथों के हिसाब से लंका नाम की जगह भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर मानी जाती थी। इक्वेटर पर? हाँ,
और उस बिंदु पर जहां प्राचीन भारत की मुख्य मध्याह्न रेखा मतलब प्राइम मेरिडियन उसे काटती थी। ये रेखा उज्जैन से गुजरती मानी जाती थी। अच्छा, तो आज ये जगह कहाँ है नक्शे पर? अगर आप आज के नक्शे पर देखें तो ये जगह समुद्र में है, मालदीव के पूर्व में कहीं गहरे पानी के नीचे। पानी के नीचे? हाँ, और मजेदार बात यह है कि भारत के पश्चिमी तट पर केरल से लेकर गुजरात तक लोक कथाओं में ये मान्यता आज भी जिंदा है कि रावण की लंका समुद्र में डूब गई थी। सच में? ये लोक मान्यता है? हाँ, ये सोशल मेमोरी है। क्या इस डूबने का कोई वैज्ञानिक आधार मिल सकता है? हाँ, मिल सकता है। समुद्री भूविज्ञान यानी ओशनोग्राफी बताता है कि आखिरी हिमयुग के अंत में जब ग्लेशियर तेजी से पिघले तो समुद्र का जलस्तर कई बार अचानक तेजी से बढ़ा। अच्छा। ऐसी ही एक घटना जिसे CRE-1 कहते हैं, कैटास्ट्रोफिक राइज इवेंट 1। CRE-1? हाँ, वो आज से लगभग 14,200 साल पहले हुई थी। ठीक रामायण काल के आसपास। बिल्कुल। उस समय समुद्र का स्तर अचानक करीब 13.5 मीटर यानी लगभग 45 फीट बढ़ गया था। ओ बाप रे, 45 फीट? हाँ, ये घटना उस भूमध्य रेखा पर स्थित लंका के डूबने का कारण हो सकती है। ये तो सच में सारी कड़ियां जुड़ती हुई लग रही हैं। मतलब खगोल विज्ञान, लोक मान्यता और समुद्री विज्ञान सब एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। हाँ, ऐसा लगता तो है। भूगोल से जुड़े और क्या सबूत हैं? नदियों के रास्ते बदलना भी एक बड़ा सबूत है। नदियों के रास्ते? वो कैसे बदलते हैं? वो बदलते हैं हजारों लाखों सालों में। जैसे सरस्वती नदी, जिसका जिक्र वेदों से लेकर महाभारत और रामायण तक में है। हाँ, सरस्वती जो कहते हैं अब लुप्त हो गई। हाँ, भूवैज्ञानिक बताते हैं कि सरस्वती ने लाखों सालों में अपना रास्ता कई बार बदला है। कभी वो राजस्थान से होकर गुजरात की तरफ बहती थी, कभी और पश्चिम से। और रामायण के समय का क्या संकेत मिलता है इससे? रामायण में जब भरत कैकेयी देश से अयोध्या लौट रहे हैं, कैकेयी देश मतलब आज का पाकिस्तान अफगानिस्तान का इलाका, ठीक है, तो वर्णन आता है कि उन्होंने सतलुज नदी को पार किया जो पश्चिम की ओर मुड़ी हुई बह रही थी। पश्चिम की ओर। हाँ, भूविज्ञान कहता है कि सतलुज ने पश्चिम की ओर मुड़ना लगभग 15,000 साल पहले शुरू किया था। अच्छा। उससे पहले वो ज्यादा दक्षिण की तरफ बहती थी, शायद सरस्वती में मिलती थी। तो सतलुज का पश्चिम की ओर बहना जिसका वर्णन रामायण में है, ये घटना भी रामायण के काल को उसी 14-15 हजार साल पहले के दायरे में रखती है। वाह, ये तो बहुत स्पेसिफिक डिटेल है। यमुना नदी के बारे में भी कुछ है? हाँ, आज यमुना प्रयागराज में गंगा से मिलती है ना? हाँ, संगम पर। लेकिन ये संगम भूवैज्ञानिक दृष्टि से काफी नया है। मतलब पिछले करीब 5,000 सालों में बना है। सिर्फ 5,000 साल? हाँ, रामायण काल के वर्णनों में इस संगम का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। अच्छा। तो ये सारे भूवैज्ञानिक बदलाव, सरस्वती का रास्ता, सतलुज का मुड़ना, यमुना का संगम, ये सब मिलकर रामायण को लाखों साल पुराना मानने की बजाय 14-15 हजार साल पहले का ठहराते हैं। उस समय के भारतवर्ष की सीमाएं कहाँ तक थीं? मतलब कल्चरल प्रभाव? अगर सांस्कृतिक प्रभाव की बात करें तो शायद सीरिया से लेकर इंडोनेशिया तक इसका असर था। इतना बड़ा क्षेत्र? हाँ, जो इलाके इस प्रभाव क्षेत्र से बाहर थे उन्हें म्लेच्छ या यवन कहा जाता था। ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि हिमयुग के कारण समुद्र का स्तर आज से काफी नीचे था, करीब 120-140 मीटर तक। ओह, तो मतलब जमीन ज्यादा थी? हाँ, जमीन ज्यादा थी। तो इंडोनेशिया और शायद ऑस्ट्रेलिया तक भी जमीन के रास्ते ज्यादा खुले हुए थे आज के मुकाबले। ये तो पूरी दुनिया का नक्शा ही अलग रहा होगा। बिल्कुल अलग। चलिए अब किरदारों और समाज की बात करते हैं। मैंने सुना है कि रावण, दशरथ जैसे नाम सिर्फ नाम नहीं थे बल्कि कुछ और भी थे। हाँ, ये एक दिलचस्प बात है। ये व्यक्तियों के नामों के साथ साथ पदवियां या टाइटल भी हो सकते थे। टाइटल? जैसे आज राष्ट्रपति या राजा। हाँ, बिल्कुल वैसे ही। शोध के अनुसार राम के पिता का असली नाम शायद नेमि था और वे दशरथ के पदवी पर थे। अच्छा, इसी तरह सीता के पिता जनक थे, लेकिन उनका निजी नाम सिरध्वज था। ओह, तो जनक भी एक टाइटल था। हाँ, महाभारत काल में भी एक और राजा जनक हुए जिनका नाम धर्मध्वज था। ये समझने से कालक्रम की कुछ उलझनों को सुलझाने में मदद मिलती है। हाँ, क्योंकि फिर एक ही टाइटल पर अलग-अलग समय में अलग-अलग लोग हो सकते हैं। सही। और रामायण का युद्ध, क्या ये सिर्फ सीता के अपहरण का बदला लेने के लिए लड़ा गया था या इसके पीछे कुछ और गहरे राजनीतिक कारण भी थे? इसे एक बड़े राजनीतिक संघर्ष के तौर पर भी देखा जा सकता है। कई कोण हो सकते हैं। जैसे? एक व्याख्या ये है कि शूर्पणखा शायद रावण से अपने पति विद्युत जिह्वा की हत्या का बदला लेना चाहती थी। रावण ने शूर्पणखा के पति का वध किया था? हाँ,
ऐसा वर्णन मिलता है। तो शायद इसीलिए उसने राम लक्ष्मण को उकसाया ताकि रावण का विनाश हो। ये तो बिल्कुल अलग एंगल है। और कैकेयी की भूमिका, उनको तो अक्सर विलन की तरह देखा जाता है। हाँ, लेकिन एक विचार ये भी है कि कैकेयी का वरदान मांगना और राम को वन भेजना, क्या पता ये एक बड़ी योजना का हिस्सा हो। कैसी योजना? राक्षसों का विनाश करवाना और राम को वनवास के कठोर जीवन से भविष्य की चुनौतियों के लिए, मतलब राज सिंहासन के लिए तैयार करना। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। इसी तरह विश्वामित्र का राम लक्ष्मण को अपने साथ ले जाना, वो सिर्फ उनके यज्ञ की रक्षा के लिए नहीं था, तो बल्कि उन्हें एक खास तरह के अस्त्र शस्त्र और युद्ध विद्या का प्रशिक्षण देना भी था, भविष्य के लिए तैयार करना। अब हनुमान जी और वानर सेना की बात करें। क्या वे सचमुच बंदरों की सेना थी या कुछ और? शोधकर्ता मानते हैं कि वानर शायद बंदरों की प्रजाति नहीं थी, तो फिर? बल्कि उस समय के मानवों के ही अलग अलग समूह या जनजातियां थीं। हो सकता है उनकी शारीरिक बनावट या सांस्कृतिक पहचान कुछ अलग रही हो। अच्छा। हनुमान जी स्वयं तो अत्यंत विद्वान थे। हाँ, वो तो है। कई भाषाएं जानते थे, संस्कृत भी और स्थानीय बोलियां भी। व्याकरण के ज्ञाता थे, कुशल दूत थे, रणनीतिकार थे। भाषा की बात आई तो उस समय कौन सी भाषा बोली जाती थी? क्या सिर्फ संस्कृत? संस्कृत एक प्रतिष्ठित और मानक भाषा थी, ये रामायण से स्पष्ट है। कैसे पता चलता है? जैसे हनुमान जी जब पहली बार अशोक वाटिका में सीता जी से मिलते हैं तो वे सोचते हैं कि उन्हें संस्कृत में बात करनी चाहिए या आम लोगों की भाषा में, ताकि सीता जी डर ना जाएं। अच्छा, ये प्रसंग है। हाँ, इससे पता चलता है कि संस्कृत के साथ साथ क्षेत्रीय बोलियां भी थी और हनुमान जी दोनों जानते थे। तो मतलब स्थिति कुछ कुछ आज जैसी ही थी, एक स्टैंडर्ड भाषा और कई रीजनल भाषाएं। हाँ, कह सकते हैं। इस शोध में दूर दराज के इलाकों, जैसे आपने दक्षिण अमेरिका का जिक्र किया था, उससे भी कुछ कनेक्शंस जोड़े गए हैं। हाँ, कुछ दिलचस्प संकेत मिलते हैं। जैसे पेरू में पराकास के तट पर पहाड़ी पर बना एक विशाल त्रिशूल जैसा निशान है। पराकास कैंडलाब्रा कहते हैं उसे। हाँ, देखा है मैंने तस्वीरों में। बहुत रहस्यमयी लगता है। हाँ, ये हजारों साल पुराना माना जाता है। अब वाल्मीकि रामायण में एक वर्णन है क्या? कि पूर्व दिशा में अनंत पर्वत पर, जिसे एंडीज माना जाता है। एंडीज पर्वत पेरू में? हाँ, वहां इंद्र ने दिशा पहचानने के लिए एक त्रिशिर कांचन केतु यानी 3 सिर वाला सुनहरा ध्वज या निशान स्थापित किया था। 3 सिर वाला त्रिशूल जैसा? हाँ, ये वर्णन उस पाराकास वाले त्रिशूल से काफी मिलता जुलता है। ये तो गजब का कनेक्शन है। और एंडीज में अनंत नाम की चोटियां भी है शायद। हाँ, एंडीज पर्वत श्रृंखला में आज भी अनंता नाम की चोटियां हैं। वाह। और पेरू में नास्का लाइन्स भी हैं, वो विशाल आकृतियां जमीन पर बनी हुई। हाँ, उनका संबंध कुछ शोधकर्ता बलिराजा और वामन अवतार की कथा से जोड़ते हैं। बलिराजा? वो कैसे? कथा के अनुसार बलि का राज्य पाताल लोक तक फैला था। हाँ, जिसे पुराणों में अमेरिका से जोड़ा जाता है। सही। और वहां के इंका लोगों के एक मुख्य देवता का नाम था विराकोचा, जो बलि के पूर्वज विरोचन के नाम से मिलता जुलता लगता है। ध्वनि तो समान है। इसी तरह मेक्सिको के प्राचीन तेओतिहुआकान शहर में और पूरे मेसो अमेरिका में नागों यानी सर्पों के अनगिनत चित्र मिलते हैं। हाँ, पिरामिडों पर भी। शायद ये भारत से गए नाग लोगों से जुड़े हो सकते हैं। एज़टेक नाम भी शायद आस्टिक नाम के नाग ऋषि से जुड़ा हो। ये सब तो फिलहाल अनुमान है, लेकिन कनेक्शन वाकई दिलचस्प है, सोचने पर मजबूर करते हैं। बिल्कुल। रामायण में कुछ ऐसे जानवरों का भी जिक्र है जो आज नहीं मिलते, आपने शुरू में कहा था। हाँ, बिल्कुल, जिन्हें विज्ञान की भाषा में मेगाफोना यानी विशालकाय जीव कहते हैं। मेगाफोना। रामायण में खासकर लंका के वर्णन में 4 दांतों वाले हाथियों का कई बार जिक्र आता है। चतुर्दंत गज। 4 दांतों वाले हाथी? क्या ऐसे हाथी सच में होते थे? मैंने तो 2 ही दांत देखे हैं। हाँ, सच में होते थे। जीवाश्म विज्ञान यानी पेलियोंटोलॉजी बताता है कि गोम्फोथरीज नाम के 4 दांतों वाले हाथी। गोम्फोथरीज? हाँ, ये प्लीस्टोसीन युग में यानी रामायण के बताए जा रहे काल 12,000 ईसा पूर्व के आसपास सचमुच धरती पर मौजूद थे। अच्छा, ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। हाँ, ये बाद में विलुप्त हो गए, शायद यंग ड्राइस नाम के एक ठंडे दौर के आसपास जो लगभग उसी समय आया था। तो रामायण में इनका वर्णन होना उस काल की वास्तविकता का एक और सबूत माना जा सकता है। ये तो वाकई एक मजबूत कड़ी लगती है। इसी तरह शिशुमार जैसे कुछ और विशाल या विलुप्त जीवों का भी जिक्र मिलता है। कमाल है।
अब आते हैं जेनेटिक्स पर। मानव इतिहास और प्रवास के बारे में जेनेटिक्स क्या बताता है? क्या ये उस आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी का ही समर्थन करता है कि सारे आधुनिक मानव अफ्रीका से निकले? जेनेटिक्स कहानी में एक और दिलचस्प परत जोड़ता है। पहले कुछ घटनाओं की बात करते हैं। ठीक है। लगभग 75,000 साल पहले इंडोनेशिया में टोबा नाम का ज्वालामुखी फटा था। हाँ, सुना है, सुपर वॉल्केनो। हाँ, मानव इतिहास का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट माना जाता है। इसका सबसे ज्यादा असर भारतीय उपमहाद्वीप पर हुआ। जेनेटिक स्टडीज बताती हैं कि इसके बाद खासकर महिलाओं की आबादी यानी एक्स क्रोमोसोम में भारी कमी आई, जिसे जेनेटिक बॉटलनेक कहते हैं। जेनेटिक बॉटलनेक मतलब आबादी बहुत कम हो गई। हाँ, इतनी कम कि उनकी आनुवांशिक विविधता बहुत घट गई। ओह, और पुरुषों की आबादी में? वाई क्रोमोसोम में लगभग 56,000 ईसा पूर्व के आसपास। पुरुषों की आबादी वाई क्रोमोसोम में भी एक बड़ा बॉटलनेक दिखता है। 56,000 ईसा पूर्व? हाँ, यानी उस समय पुरुषों की संख्या बहुत कम हो गई थी। इसे कुछ लोग परशुराम द्वारा क्षत्रियों के कथित संहार या वेदों में वर्णित दशराज्य युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध जैसी घटनाओं से जोड़कर देखते हैं। लेकिन ये अभी सिर्फ अनुमान है। हाँ, ये अभी सिर्फ अनुमान है, कनेक्शन जोड़ने की कोशिश है। और आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी का क्या, कि सब अफ्रीका से निकले? ये थ्योरी कि सारे आधुनिक मानव यानी होमो सेपियंस अफ्रीका में विकसित हुए और वहीं से पूरी दुनिया में फैले, अब कुछ हद तक चुनौती दी जा रही है। अच्छा, कैसे? नई जेनेटिक रिसर्च और पुरातात्विक खोजें संकेत दे रही हैं कि शायद होमो इरेक्टस अफ्रीका से बाहर आए, लेकिन आधुनिक मानव का विकास अफ्रीका के साथ साथ ग्रेटर भारतवर्ष यानी भारत और उसके आसपास के इलाकों में भी हुआ। मतलब मल्टी रीजनल डेवलपमेंट। हाँ, और यहां से भी लोग दुनिया के दूसरे हिस्सों में गए। इसे आउट ऑफ इंडिया या मल्टी रीजनल ओरिजिन की तरफ बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। क्या इस आउट ऑफ इंडिया सोच का कोई और आधार है जेनेटिक्स के अलावा? हाँ, जैसे खेती की शुरुआत के सबसे पुराने सबूतों में से कुछ भारत और आसपास के इलाकों से मिलते हैं। एक और मजेदार स्टडी पालतू चूहों पर हुई है, डोमेस्टिक माउस। चूहों पर? हाँ, उनके जेनेटिक्स बताते हैं कि दुनिया भर के पालतू चूहों का मूल घर भारत है। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? अब देखिए, पालतू चूहे वहीं पनपते हैं जहां इंसान ने खेती शुरू कर दी हो और अनाज का भंडारण करता हो। सही बात है। तो ये भी भारत में मानव सभ्यता की प्राचीनता और यहाँ से फैलाव की ओर इशारा करता है। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। हाँ, तो इन सारी बातों को अगर एक साथ देखें, खगोल विज्ञान, भूगोल, प्राचीन जीव, जेनेटिक्स, ग्रंथ के अपने वर्णन, तो क्या निष्कर्ष निकलता है? निचोड़ क्या है? निष्कर्ष यही निकलता है कि रामायण को सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ या पौराणिक कहानी मानकर नजरअंदाज कर देना शायद सही नहीं है। ऐसा लगता है कि इसमें इतिहास, भूगोल, खगोल विज्ञान और उस समय के समाज और दुनिया की गहरी जानकारी छुपी हुई है। जरूरत है उसे सही तरीके से समझने की। बिल्कुल, जरूरत है कि हम इसे खुले दिमाग से वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल करते हुए समझने की कोशिश करें। अपने असली इतिहास को जानना शायद खुद को बेहतर तरीके से जानने जैसा है। जॉर्ज ऑरवेल की एक मशहूर लाइन है, हाँ, जो अतीत को नियंत्रित करता है वो भविष्य को नियंत्रित करता है, और जो वर्तमान को नियंत्रित करता है वो अतीत को नियंत्रित करता है। बिल्कुल सही। शायद अपने इतिहास की सही समझ हमें आज के कई भ्रमों से निकालकर ज्यादा आत्मविश्वास दे सकती है। बिल्कुल, और ये सवाल भी पैदा करती है कि हम कितना कम जानते हैं अभी भी। हाँ, और यहीं पर हम आज की चर्चा को विराम देते हैं एक सवाल के साथ। अगर हमारा जाना पहचाना इतिहास सिर्फ एक आइसबर्ग का ऊपरी हिस्सा है, तो पानी के नीचे अनदेखे में और कितने गहरे राज छुपे हो सकते हैं। वाल्मीकि रामायण जैसे प्राचीन ग्रंथ हमें अपने अतीत के बारे में और शायद अपने भविष्य के बारे में भी और क्या सिखा सकते हैं, अगर हम उन्हें सही तरह से पढ़ना सीख जाएं।